हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स की बात है, काइनेटिक्स की बात है, मतलब हम किसी चीज की स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे अब स्पीड, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, कुछ ना कुछ चीज क्या है, स्पीड से रिलेटेड। और केमिकल काइनेटिक्स है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या दो चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो होता है आपका रिएक्टेंट और उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या किस में देखते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। अब इसी स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेसिकली रेट क्या है, स्पीड की ही बात हो रही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, कितने दिन में हो रही है, कितने घंटों में हो रही है। हम बोलते हैं ना कि कोई भी रिएक्शन है, सपोज लैब में कोई रिएक्शन आप कर रहे हो तो उस रिएक्शन को कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ घंटे लग जाते हैं। तो वो बेसिकली आपका क्या है, स्पीड, स्पीड की तो बात कर रहे हो, रिएक्शन की स्पीड है। वही स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है। पर पहले हम इससे डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह की रिएक्शंस आती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन या स्लो रिएक्शंस, और मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। अब जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो आपकी ऐसी रिएक्शंस होती है जो माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती हैं, एकदम फास्ट तरीके से जो हो जाती हैं, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती हैं। जैसे कि आपकी आयनिक रिएक्शंस, जो भी आपकी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती हैं, तो इनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जो आपकी वेरी स्लो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती हैं, जो कुछ दिन, सम डेज या सम मंथ्स में होती हैं। ठीक है, उनको महीने भी लग जाते हैं, कुछ दिन भी लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप आयरन नेल को, जो आयरन नेल होते हैं, हम कहते हैं कि आयरन को जंग लग गया, वो बेसिकली जंग लग गया क्या है, रस्टिंग होना। और उस प्रोसेस को होने के लिए आपको साल भी लग सकते हैं, साल लग जाते हैं। जब आप आयरन नेल को ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में ऐसे ही छोड़ दो तो उसको ओपनली, तो वो एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक वेरी स्लो प्रोसेस है। और जो मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन होती हैं वो ना तो बहुत स्लो होती हैं और ना ही बहुत फास्ट। ठीक है, ना तो बहुत स्लो होती है ना बहुत फास्ट होती है। जैसे कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, तीन रिएक्शंस होती है, मतलब जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसको हम थ्री टाइप से क्लासिफाई करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन। ठीक है, कि मॉडरेट स्पीड की क्या रिएक्शन होती है। तो अब इसी स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम किसके बेसिस पे करते हैं, अब ये जो तीनों रिएक्शंस हैं इनकी स्पीड डिफरेंट क्यों होती है। देखो, स्पीड डिफरेंट होने का यही रीजन है कि अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपको पता है कि रिएक्टेंट साइड से जब बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे बॉन्ड, तभी वो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी। और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होने से क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी।
जो यूज हो रही है एनर्जी वो बेसिकली क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां यूज होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो डिफरेंट होगी। तो मतलब इसका कुछ ना कुछ रेट होगा, कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होगी, ठीक है। उसी तरह जब आप प्रोडक्ट में क्या है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड में भी क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और आपका डिफरेंट ही रेट होगा, ठीक है, आपका डिफरेंट ही रेट होगा। तो इन दोनों केसेस में रेट डिफरेंट है, मतलब दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट यूज हो रही है, दोनों केसेस में स्पीड क्या है, डिफरेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन आप कैसे मेजर करोगे। स्पीड क्या है, स्पीड यही है कि सपोज आप कोई बाइक चला रहे हो और आपसे एकदम से पूछ लिया जाए कि आपके बाइक की स्पीड क्या है, ठीक है, किस स्पीड पे आप उस बाइक को चला रहे हो। तो आप कहोगे कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को चला रहा हूं, मतलब 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 40 किलोमीटर, है ना। स्पीड को हम इसी तरह से कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यही कहते हो ना कि आप मतलब बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते हुए आप यही कहते हो कि मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। 40 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 1 आवर। 1 घंटे की में आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हो। तो उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को आप किसके टर्म्स में पढ़ते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में पढ़ते हो, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की क्या लोगे, क्या लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन में, हम क्या बोलेंगे कि कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। जैसे आप स्पीड को पढ़ते हो कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, उसी तरह रेट को भी हम पढ़ते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई कितने टाइम में। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यही बोलते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो रिएक्टेंट का भी होगा और प्रोडक्ट का भी होगा, ठीक है। जो यहाँ पे चेंज होगा कंसंट्रेशन का वो रिएक्टेंट का भी होगा और प्रोडक्ट का भी होगा। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो आपका क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। रिएक्टेंट से आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट ज्यादा होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। यही आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है कि टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। इसी को हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कितना चेंज हो रहा है। तो आप रेट ऑफ द जो रिएक्शन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ले रहे हो तो अगर मैंने इसको R ले लिया, अगर मैंने R से P, तो आप इसको रेट को कैसे लिख दोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो DR अपॉन dt कि कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज आपकी क्या, आपका रेट जो है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो रेट है आपका वो आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है, रेट कैन बी पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है रेट, बट रेट कांट बी नेगेटिव। हम यहाँ पे बात करते हैं कि रेट आपका नेगेटिव सुना है, कभी स्पीड आपने नेगेटिव सुनी है। अगर आप किसी भी बात कर रहे हो, आप चला रहे हो गाड़ी, ब्रेक लगा दो, बाइक चला रहे हो, ब्रेक लगा दो, तो हो सकता है कि स्पीड किस पे, ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा, स्पीड 0 पे आ सकती है, पर क्या वो स्पीड नेगेटिव हो सकती है, उसी तरह वो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। उसी तरह रेट ऑफ द रिएक्शन कांट बी नेगेटिव, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन कांट बी नेगेटिव। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि जो रेट होता है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता।
रेट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रेट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब जो रेट है वो आप दो तरीके से लिखोगे। अब जैसे आपका रिएक्टेंट है वो आपका क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि वो डिसअपीयर होता रहता है, और जो प्रोडक्ट है वो आपका अपीयर होता रहता है, मतलब वो बनता रहता है, ये डिसअपीयर होता रहता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दोनों का ही लिखोगे, तो आप लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, अगर आप किसके साथ में लिखोगे, रिएक्टेंट के बारे में लिखोगे, ठीक है, एक आप रिएक्टेंट का लिखोगे और एक आप किसका लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, प्रोडक्ट का। तो आप यही लिखोगे। अब देखो जो प्रोडक्ट का है वो तो आप क्या लिख दोगे, प्लस dP अपॉन dt, इसके लिए आप प्लस का यूज करोगे, इसके लिए आप प्लस का यूज करोगे। और जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट है उसके लिए आप क्या लिखोगे, dR अपॉन dt। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, अभी तो मैम ने बोला कि पहले रेट तो नेगेटिव हो नहीं सकता और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है रेट, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, माइनस में कैसे लिख दिया, है ना, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। बट देखो ये जो रेट हम नेगेटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ओवरऑल ये रेट को क्या बनाता है, पॉजिटिव, ओवरऑल ये रेट को पॉजिटिव बनाता है। ये हम देखेंगे कैसे, हम इसको ग्राफ से समझते हैं, ये सारी चीज को हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखो ये दोनों चीजें हैं, अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि कैसे होगा। अब देखो आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनाओ, ठीक है, इस तरफ लिख दो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इस तरफ लिख दो टाइम, मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे आपका टाइम क्या होगा, 0। यहाँ पे अगर आपका टाइम 0 होगा तो यहाँ पे जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी, है ना। टाइम 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। तो जब आपका मैंने क्या बोला, आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिसअपीयर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो रिएक्टेंट क्या करेगा, धीरे धीरे इस तरह से घटने शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट का इस तरह से घटना शुरू हो जाएगा आपका रिएक्टेंट का ग्राफ, ठीक है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट थोड़ा थोड़ा डिसअपीयर होना शुरू होगा, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। और ये ग्राफ लीनियर क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी आप कोई चीज ऐसे स्पीड वगैरह निकालते हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है एरर हो, इस वजह से ये ग्राफ लीनियर नहीं होगा, इस तरह कर्व शेप का होगा, ठीक है। बट अब प्रोडक्ट जो है वो तो अपीयर होगा, बट टाइम 0 पे अभी प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, टाइम 0 पे प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो प्रोडक्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ है और ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ है। अब हमारे पास क्वेश्चन यही है कि ये नेगेटिव क्यों है, रिएक्टेंट का ये नेगेटिव क्यों है और ये कैसे ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, ओवरऑल रेट को पॉजिटिव कैसे बनाता है। तो मान लो कि आपका जो टाइम 0 है, यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन ले ली 100, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले ली 100, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे टाइम जो भी टाइम है, मान लो कि 10 मिनट बाद, मान लो 10 मिनट्स के बाद, मान लो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी चेंज होके हो गई 75, ठीक है। तो अब आप रेट को कैसे पढ़ते हो, मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ द रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बोला था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो देखो रेट आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे आप लिखोगे माइनस C2 माइनस C1
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या देखोगे, ये C1 है, ये C2 है, तो आप फाइनल वाली कॉन्सेंट्रेशन को लोगे और इनिशियल वाली को बाद में, T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम का भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -75 माइनस 100 अपॉन 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास सॉल्व करके -25 अपॉन 10, तो ये देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो रेट है ये कितना हो गया आपका, ये आपका रेट कितना हो गया 5/2, मतलब 2.5 के अप्रॉक्स, मतलब इस तरह से मान लो, तो ये आपका रेट हो गया 5/2, ठीक है। बट ये ओवरऑल रेट क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। इसीलिए फॉर्मूला के लिए हम रेट ऑफ जो रिएक्टेंट लिखते हैं उसमें माइनस का साइन लगाते हैं, ताकि जो आपका ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन को यूज करते हैं। रेट ऑफ द रिएक्टेंट को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, और रेट ऑफ द प्रोडक्ट तो आपको पता ही लग गया, वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो देखो यहां तक आपको पता लग गया कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, तो उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसी को हम लेते हैं। तो आपको रेट ऑफ द रिएक्टेंट पता लग गया, रेट ऑफ द प्रोडक्ट पता लग गया। तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो डिसअपीयर हो रहा है, और ये इसकी मतलब ये डिसअपीयर हो रहा है और ये फॉर्मेशन हो रही है, इसकी प्रोडक्ट की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। अब ये जो रेट है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है। तो देखो जो एवरेज रेट होता है हमारे पास, एवरेज रेट होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन की लिख रही हूं तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यहाँ पे हम डेल्टा का यूज करते हैं, और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, dR/dt, डिफरेंशियल का यूज करते हैं। तो हम और हम रेट निकालने के लिए डिफरेंशियल को ही आगे भी अपने उसमें अगर हमें यूज करना होता है तो इसी को यूज करते हैं, dR/dt को। तो एवरेज रेट क्या होता है आपका, डेल्टा R/डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T में हम एवरेज लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस में लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों को इस तरह से क्यों लिखा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो जो एवरेज रेट होता है, मान लो कि आप चले कहीं भी, आप मान लो कि अपने घर से चले कॉलेज के लिए, ठीक है, मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, और अब आप अपने घर से कॉलेज की तरफ जा रहे हो। अब मैंने आपको बोला कि अच्छा ये बताओ कि आपकी स्पीड, आपने बोला कि मेरी यहाँ से यहाँ तक आपको इतना टाइम लग रहा है, आपको यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है, कुछ भी यहाँ पे आपको 0 है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 आवर लग रहा है, ठीक है, मान लो 60 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ डिस्टेंस लग रहा है। तो आप स्पीड क्या बोलोगे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप बोल दोगे d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, इस तरह से बोल दोगे d2 माइनस। तो उसी तरह रेट भी आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे रेट को बोलोगे आपकी, ठीक है, रेट कितना है, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, एवरेज एक। तो एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का मतलब ये है कि इसको ग्राफ से हम अच्छे से समझते हैं कि अगर आपके कोई भी रिएक्शन है, मान लो उसकी कुछ भी कंसंट्रेशन है आपकी रिएक्शन की, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कुछ और कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है, तो आप सारी चीजों को क्या करोगे, एक कंबाइंड आप निकालोगे, ठीक है, एक कंबाइंड निकालोगे, आप फाइनल बताओगे कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक मुझे इतना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक इतनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्शन की, मतलब एक इनिशियली था, मान लो यहाँ से रिएक्शन चली
यहाँ C1 से रिएक्शन चली जितनी भी है 100, उसकी कंसंट्रेशन C2 तक आते हुए उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई 25 हो गई। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ठीक है और इसको टाइम कितना लग गया, एक फाइनाइट टाइम है। ठीक है, एक फाइनाइट टाइम है कि इसको 60 मिनट्स लगे इस रिएक्शन को होने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे केस में आप एवरेज रेट की बात करते हो। ठीक है, ऐसे केस में आप एवरेज रेट की बात करते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ भी है तो आप यहाँ पे एवरेज रेट की बात करोगे। ठीक है, इस तरह से मान लो यहाँ पे आपका टाइम है, इसको यहाँ पे समझो ग्राफ में, यहाँ पे सपोज आपका टाइम है, यहाँ पे तो t = 0 है, यहाँ पे आपका टाइम है कुछ भी t1 और यहाँ पे आपका टाइम है कुछ भी t2। ठीक है, कुछ भी t2 और यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2। तो इस तरह से इस एरिया का जो आप बता दोगे वो आपका एवरेज रेट होगा। आप बोल दोगे डेल्टा c2 - c1 अपॉन t2 - t1, इस तरह से आप बोलोगे इसको। ठीक है, c2 - c1 अपॉन t2 - t1 और ये डेल्टा c बन जाएगा डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, इस तरह से बन जाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ इंस्टेंटेनियस रेट की, तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। अब आप स्कूल अपना घर से कॉलेज जा रहे हो और बीच में मैंने आपको फोन करके पूछा कि अच्छा बताओ अभी तुम्हारे बाइक की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे इस केस में जब आप घर से कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, घर से कॉलेज जा रहे हो और मैंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मैंने आपको फोन किया और बोला कि अभी बताओ कि अभी कितनी स्पीड है, तो आप बोलोगे कि जितनी भी स्पीड उस टाइम पे होगी, आपका ओडोमीटर जो भी शो कर रहा होगा, मान लो तब आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, वो आपकी पर्टिकुलर मूवमेंट पे है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो आपकी स्पीड है। वहां पे आप टाइम को नहीं देखोगे कि कितना टाइम लग रहा है, बस आप स्पीड बता दोगे अपनी। ठीक है, वही बात है इंस्टेंटेनियस में भी कि आपको मैंने पूछ लिया कि रिएक्शन तो चल रही है आपकी, रिएक्शन तो आपकी चल रही है, पूछ लिया यहाँ बताओ इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बताओ भाई कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे आपका क्या कौन सा रेट निकालते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो हम रेट निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यही आपका इंस्टेंटेनियस होता है कि यहाँ पे इस मोमेंट पे यहाँ पे आपका रेट क्या है, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप बोलोगे और इसी के लिए हम यहाँ पे इसकी क्या लेते हैं, स्लोप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी स्लोप लेते हैं, तो उस स्लोप से हम क्या निकाल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, उस स्लोप से हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। वहां पे जो टाइम का इफेक्ट है वो इतना नहीं रहता, इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम का इफेक्ट है वो इतना नहीं रहता कि क्या टाइम था उस टाइम पे, वो हम नहीं कहते। हम बस ये देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना चेंज हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अब ये जो चेंज हो रहा है वो तो कोई बात नहीं, बट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना चेंज हुआ है वो आपके बताना है। यहाँ पे टाइम का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ पे टाइम को इतना नहीं देखते हैं हम, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, जिसको हम dr/dt, d/dt डिफरेंशियल फॉर्म में जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। आप इसको इस तरह से भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने इस तरह से बना लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है, तो आपने, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है इस तरह से, यहाँ पे पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे जो अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो वो क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब ये जो इस कर्व की, इस टेंजेंट की, इस कर्व की जो टेंजेंट है वही आपकी क्या है, स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है यही आपकी क्या है, स्लोप, और वही स्लोप आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे इस जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने एक मोटा मोटा यही देखा कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, ठीक है। तो हम जनरली अगर आपको एग्जामिनर ने रेट लिखने के लिए बोला है तो आप उसको इसी फॉर्म में लिखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में, ठीक है, जब तक वो आपको एवरेज रेट लिखने के लिए ना बोले, ठीक है। तो एवरेज रेट अगर हम रिएक्टेंट के लिए देखें, एवरेज रेट अगर रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो कितना हो जाता है आपके पास माइनस डेल आर बाय डेल टी, ठीक है। और अगर आपका विद रिस्पेक्ट, अगर आपका इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट देखें आपका विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ रिएक्शन, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में प्लस डेल आर बाय, सॉरी प्रोडक्ट के इसमें तो प्लस डेल पी बाय डेल टी, ठीक है, प्लस डेल पी बाय डेल टी, मतलब आपकी रिएक्शन क्या है R2P, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। इंस्टेंटेनियस की बात कर ले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर आप रिएक्टेंट के केस में देखते हो तो वो जाएगा माइनस डी आर बाय डी टी, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप देखते हो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा प्लस dP बाय dt। तो ये इस तरह से आप इसको लिखते हो, एवरेज रेट को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और इंस्टेंटेनियस को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यही आपका क्या है, यही आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है, दो तरह के, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। और रेट क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, अब अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट्स की बात कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स की बात कर दूं तो आपको पता है ये क्या है, चेंज इन, इस तरह से मान लो कि ये आपका क्या है डी आर बाई डी टी है सपोज, तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, कंसंट्रेशन चेंज के क्या यूनिट होते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और टाइम के सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास जो यूनिट आ जाते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के, वो क्या आ जाते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपके यूनिट्स हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसके क्या हो जाते हैं यूनिट। सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज के लिख दिए, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट मोल पर लीटर और टाइम के सेकंड, तो वही मैंने इसमें पुट कर दिया और इससे सिंपली आपका यूनिट्स आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन का। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे पास आता है रेट लॉ एंड, इसके बाद हमारे पास आता है रेट लॉ। देखो आपको पता है कि कोई भी जनरल रिएक्शन है तो आप उसको इसी तरह लिखते हो, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, सपोज इसी तरह लिखते हो आप, ठीक है। अगर आप एक जनरल केमिकल रिएक्शन लो तो आप ये भी लिख देते हो कभी कभी A प्लस बी C प्लस डी। तो ये जो A B C D होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ये जो इनके आगे लगे हैं। अब आपको पता है ये वाली साइड कौन सी साइड है, रिएक्टेंट, और ये वाली साइड कौन सी साइड है, प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। तो अब जो रेट लॉ है वो ये कहता है, जो रेट लॉ है वो लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड है। तो जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट होगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू या रेज टू द पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो उसी तरह से रेट लॉ भी इसी पे बेस्ड है। रेट लॉ ये कहता है
कि जो रेट है, रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो x और y है यहाँ पे, ये आपका क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग है, और ये जो x और y है यहाँ पे, जो आपका x और y है वो क्या है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, जैसे कि x जो है आपका वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। और ये जो x और y होता है ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, क्योंकि जो रेट लॉ से आप रेट निकालते हो, क्योंकि जो रेट है आपका वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। जो भी आप लैब में केमिकल रिएक्शन करते हो उसकी कितनी स्पीड आप उसी को ही बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसी के बेसिस पे बता पाओगे उस स्पीड को, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। एक्स और वाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसमें डायरेक्टली आप इस तरह से लिख देते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन में आप रेट को डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हो कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी। ए और बी यहाँ पे क्या है, इन्हीं के क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये तो अगर ये आपका किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है, ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। तो यही डिफरेंस, ये एक मेजर डिफरेंस है रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में, कि जो इसकी रेज टू द पावर है, रेज टू द पावर है x और y, ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू a और b हो सकता है, ठीक है। ये जो x और y है, x और y है, दैट मे और मे नॉट बी, may or may not be equal to stoichiometric coefficients, ठीक है, stoichiometric coefficient of reactant, ठीक है, may, because क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो x और y है वो क्या है आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। जब आप रिएक्शन करोगे ये तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो इस ऑर्डर को, जो कि x ए का ऑर्डर है और y